Welcome to Virtual Learning Network. This is Session 6, Wages and Salary Administration, Laws relating to payment of wages and salary. Topics covered include laws relating to payment of wages and bonus, Payment of Wages Act 1936, and bonus. Payment of Wages Act 1936. The Payment of Wages Act 1936 was enacted with a view to regulate the payment of wages to certain classes of persons employed in the industry. पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 से रेगुलेट होता है, जिसमें ये मेंशन है कि जो वेजेस की पेमेंट हो वो एक रेगुलेटरी होनी चाहिए वो, और बेसिकली ये जो एक्ट है ये इसीलिए बना था क्या ताकि जो वेजेस की पेमेंट हो रही हैं उनको वो रेगुलेट कर सके. The regulation contemplated by the Act is twofold. Wages Payment Act 1936 बेसिकली जो रेगुलेट होता है वो एक टू-फोल्ड कॉन्सेप्ट है. पहला, टू इंश्योर रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेजेस. जो वर्कर्स हैं उनको रेगुलरली और टाइम पे पेमेंट की जाए वेजेस की. सेकंड, to prevent exploitation of wage earners by prohibiting arbitrary fines and deductions from wages. और जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही हैं वर्कर्स के साथ उनको हटाया जाए, जैसे कि उन पे अननेसेसरी फ़ाइन इम्पोज होते हैं, उनकी वजह से अननेसेसरी डिडक्शन होती हैं, वो सब प्रिवेंट करना. एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. It applies in the first instant of the payment wages related to. जो ये वेजेस एक्ट 1936 है ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है और ये 28 मार्च 1937 को आया था. ये हर इंडिया में उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है जहाँ पे कुछ पर्सन्स काम कर रहे हैं, या फिर persons employed other than in factory upon any railway by a railway administration, either directly or through a subcontractor by a person fulfilling a contract with a railway administration. उन persons, वो persons जो रेलवे में काम कर रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें भी ये वेज रेट अप्लाई होता है, ये वेज एक्ट अप्लाई होता है. ये persons employed in an industrial or other establishment specified in subclauses A to G of clause 2 of section, या फिर जितने भी लोग किसी भी इंडस्ट्रियल या और भी किसी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं उन पे भी वेज एक्ट अप्लाई होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. Section 3 makes every employer responsible for the payment to persons employed by him of all the wages required to be paid under the Act. Section 3 हर एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल करता है कि वो उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको पेमेंट करें उनकी वेजेस की, वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग. The following persons shall be responsible for the payment of wages for persons employed otherwise by a contractor. अब नीचे कुछ लोग हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वेजेस की पेमेंट करने के लिए. पहला, इन अ फैक्ट्री अ पर्सन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. एक फैक्ट्री में अगर एक पर्सन है जो मैनेजर की पोजीशन पे है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्कर्स को वेज प्रोवाइड करने में. इंडस्ट्रियल पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन. इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा पर्सन जो सुपरवाइज़र
की पोजीशन पे हो वो रिस्पॉन्सिबल है। फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड वेज पीरियड। Section 4 imposes an obligation on every person responsible for the payment of wages. Under Section 3, to fix periods in respect of such wages shall be payable. Section 4 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है हर पर्सन पे कि वो रिस्पॉन्सिबल है वेजेस की पेमेंट करने के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। Section 5 of the Act lays down that the wages of every person employed upon or in any railway factory or other establishment upon or in which less than 1,000 persons are employed shall be paid before the expiry of the 7th day. Section 5 कहता है हर भी उस वर्कर की वेजेस जो किसी रेलवे या फैक्ट्री या किसी और स्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे 1,000 से कम लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी पेमेंट 7th डे से पहले मिल जानी चाहिए। Any other railway factory or other industrial or other establishment shall be paid before the expiry of 10th day after the last day of the wage period in respect of the wages are payable. और भी कोई रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के वर्कर्स को वेज मिल जानी चाहिए 10th डे से पहले। In the case of persons employed on the dock, wharf or jetty or in a mine, the balance of wages found due on completion of final tonnage account of ships or wagons loaded or unloaded, as the case may be, shall be paid before the expiry of the 7th day from the day of such completion. कोई भी वर्कर्स जो किसी डॉक पे, किसी वाक पे, किसी जेटी पे या किसी माइन में काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस पे कर देनी चाहिए 7th डे की एक्सपायरी से पहले। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंप्लायंस विद द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। पहला है वेजेस टू बी पेड ऑन द वर्किंग डे। जो वेजेस पे होनी चाहिए वो वर्किंग डे में पे नहीं होने चाहिए, वो किसी हॉलीडे में पे नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे डे में पे होनी चाहिए जो वो कि वर्किंग हो। नेक्स्ट इज वेजेस टू बी पेड ऑन करंट कॉइन और करेंसी नोट। वेजेस जो पे करता है एम्प्लॉयर उसको करंट करेंसी या कॉइन में पे करनी चाहिए, उसको कोई ऐसी करेंसी में नहीं पे करनी चाहिए जो कि इंडिया में अब बंद हो चुकी हों। पेमेंट बाय चेक, अगर कोई एम्प्लॉयर चेक से पेमेंट कर रहा है तो उसको वो तभी अपने वर्कर को चेक से पेमेंट करनी चाहिए अगर वो ऑथराइज्ड हो। नेक्स्ट इज डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। अब वेजेस से कुछ डिडक्शन होती हैं, कुछ कटौती होती है। पहले हम पढ़ेंगे कि डिडक्शन का मतलब क्या है। कंसेप्ट ऑफ डिडक्शन, एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट, एनी लॉस ऑफ वेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पोजिशन फॉर गुड और सफिशिएंट कॉस्ट अपॉन अ पर्सन एम्प्लॉयड, डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम wages, limits on the total amount of wages, fine, deduction from absence from duty, amount of deductions। अगर भी कोई भी वर्कर पे फाइन लग रहा है तो वो उसकी वेजेस से डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, या फिर अगर वो ड्यूटी में नहीं आया है तो भी उसकी वेजेस से डिडक्शन होगी।
डिडक्शंस फॉर डैमेज और लॉस टू गुड्स और लॉस ऑफ मनी, अगर किसी वर्कर से कोई गुड्स डैमेज हो गए हैं तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वेजेस पे होगी। डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशन, अगर किसी वर्कर को हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड हो रहा है तो उसकी भी डिडक्शन उसको मिलेगी। कंडीशंस ऑफ डिडक्शन, डिडक्शंस फॉर अदर एम्यूनिटीज़ एंड सर्विसेज, कोई और सर्विसेज अगर वो अवेल कर रहा है उसकी डिडक्शन होंगी। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, अगर उसको कुछ एडवांसेस प्रोवाइड किए गए हैं उसकी रिकवरी के लिए भी डिडक्शन होगी। डिडक्शंस फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स फॉर हाउस बिल्डिंग, अगर उसने लोन लिया है अपना घर बनाने के लिए तो उसकी भी डिडक्शन होगी। लोन्स ग्रांटेड फ्रॉम वेलफेयर फंड, लोन्स बेसिकली ग्रांट होते हैं वेलफेयर फंड से। लोन्स फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पस। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, अगर किसी वर्कर के प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो एम्प्लॉयर उसकी भी डिडक्शन उसकी वेज से करेगा। डिडक्शन अंडर द कोर्ट ऑफ अथॉरिटी, अगर कोर्ट ने कोई डिडक्शंस मेंशन करी हैं किसी भी एम्प्लॉई से तो वो उसकी वेजेस से डिडक्ट होंगी। डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अगर पेमेंट की जा रही है तो उसकी भी डिडक्शन एम्प्लॉयर करेगा एम्प्लॉयज़ की वेजेस से। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ अ स्कीम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अ पोस्ट ऑफिस, अगर एम्प्लॉय ने वर्कर ने कोई इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है पोस्ट ऑफिस वाली तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वेजेस से होंगी। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भरा जा रहा है तो उसकी भी डिडक्शंस एम्प्लॉय की या वर्कर की वेजेस से होंगी। डिडक्शन फॉर द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी हैं तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वजह से होगी। डिडक्शन फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी का पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जा रहा है तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वेजेस से होंगी। डिडक्शंस फॉर द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन फंड्स, अगर कुछ फंड्स में कंट्रीब्यूट हो रहा है उसकी वजह से तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वजह से होंगी। डिडक्शन फॉर पेमेंट्स ऑफ सर्टेन फीस, और कोई फ़ीस अगर जा रही है तो उसकी भी डिडक्शन वर्कर के सैलरी या वेज से होगी। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिdelity गारंटी बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड साइन कर रखा है कोई बॉन्ड ले रखा है एम्प्लॉय ने तो उसकी भी डिडक्शन उसकी सैलरी से होंगी। डिडक्शन फॉर सर्टेन लॉसेज इन केस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को तो उसकी भी डिडक्शन रेलवे एम्प्लॉयज़ की वजह से होंगी। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस स्कीम, अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम अवेल कर रखी है तो उसकी भी डिडक्शन उसकी वजह से होंगी। अथॉरिटीज़ अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अब कौन सी अथॉरिटी हैं वेज एक्ट में? पहली इसमें पॉइंट है कि हु मे बी अपॉइंटेड, कौन है जिसको अपॉइंट किया जाए। सेक्शन 15 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन अथॉरिटी by the issue of notification for a specified area to hear and decide the dispose of all claims arising out of the deduction from wages. सेक्शन 15 स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देती है कि वो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट करे एक नोटिफिकेशन इशू करके। नेक्स्ट, हु मे बी अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट होना चाहिए? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट का या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का अपॉइंट हो सकता है। कोई कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन का ये भी अपॉइंट हो सकता है, या कोई और ऑफिसर जिसको एक्सपीरियंस है
जज होने का किसी भी सिविल कोर्ट में, वो भी अपॉइंट हो सकता है। हु में फाइल दी एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? अगर वेजेस की पेमेंट टाइम पे नहीं हुई हैं, डिले हो गई हैं, और या फिर उनकी वेजेस से अननेसेसरली डिडक्शंस हुई हैं, कटौती हुई हैं, तो एक एप्लीकेशन फाइल हो सकती है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, जो कि एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है या फिर कोई और ऑफिसर या ऑफिशियल कर सकता है रजिस्टर्ड जो है ट्रेड यूनियन में। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस क्या होता है? अब बोनस बेसिकली होता है कि अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए हैं तो वो अपना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ में भी बांटती है। सो बोनस वही होता है। बोनस इज़ बेसिकली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ये एक इंसेंटिव होता है जो वर्कर्स को मिलता है ताकि वो प्रोडक्शन रेट बढ़ा सके, और ना ही ये कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट होती है और ना ही कोई डेफर्ड वेजेस होती है। ये एक कैश इंसेंटिव होता है जो कुछ कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे किसी इंडस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड से अटेंडेंस की एफिशिएंसी के वो अचीव कर लिए हैं तो उनको मिल सकता है। और बोनस अल्टीमेटली जो अर्निंग्स होती हैं इंडस्ट्री की उसमें कंट्रीब्यूशन देता है और उनको बढ़ाता है। नाउ जो कुछ चार्जेस होते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट से कटते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रिजर्व, इनकम टैक्स या रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल या रिटर्न ऑन द पेड अप कैपिटल। अब बोनस एक्ट है वो 1965 है। द स्कीम ऑफ द एक्ट, स्कीम जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की, उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, वो इम्पोज करे एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। दूसरा, वो जो प्रिंसिपल है बोनस की पेमेंट का उसको डिफाइन करे। तीसरा, वो मिनिमम और मैक्सिमम बोनस दे। और चौथा, वो अपनी लाइबिलिटी को इन्फोर्स करे पेमेंट ऑफ बोनस की रिगार्डिंग। सेकेंड इज स्कोप ऑफ द एक्ट। थर्ड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट, बोनस एक्ट 1965 हर फैक्ट्री में अप्लाई होता है और हर इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होता है जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस। ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल एज बोनस। बोनस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? पहला, कॉम्पुटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। जो सरप्लस है उसको निकाला गया है, मीन्स कितना ज़्यादा कैश है हमारे पास, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डेवलपमेंट रिबेट निकालते हैं, फिर डायरेक्ट टैक्सेस। कॉम्पुटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, कुछ पॉइंट है इसमें। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, कि बोनस किन लोगों को मिल सकता है, कौन लोग क्वालिफाई हैं बोनस के लिए। डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस, बोनस किन लोगों को नहीं मिलता है, जैसे वो फ्रॉड, जिसने भी फ्रॉड की है अपनी सर्विस में, या थेफ्ट की है, या कोई मिस अप्रोप्रिएट काम किया है, या जिसका बिहेवियर वॉलेंट है, उन लोगों को बोनस नहीं मिलती है। पेमेंट ऑफ बोनस बेसिकली एक रेट होता है जो है 8.33% ऑफ सैलरी, वो दिया जाता है। और मैक्सिमम बोनस है कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बोनस निकालने का कुछ अलग तरीका होता है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में कुछ रिडक्शंस होती हैं बोनस में। कॉम्पुटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, बोनस देने से पहले ये कैलकुलेट होता है कि कितना उस एम्प्लॉय ने काम किया है, कितने वर्किंग डेज। सेट ऑन एंड सेट ऑफ अलोकेबल सरप्लस। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस,
कुछ टाइम लिमिट होता है बोनस पे करने के लिए। जितना भी अमाउंट पेबल होता है एम्प्लॉय को बोनस के तौर पे वो कैश में पेबल होता है जो एम्प्लॉयर पे करता है। रिकवरी ऑफ बोनस क्ल्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय अपना बोनस एम्प्लॉयर से ले सकता है। कुछ कीवर्ड्स हैं वेजेस एक्ट 1936 में, जैसे एम्प्लॉयड पर्सन। एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड एम्प्लॉय पर्सन का। एम्प्लॉयर है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड एम्प्लॉयर का। फैक्ट्री का मतलब कोई भी फैक्ट्री जो सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग है 1948 के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट जिसमें ट्रामवे सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, डॉक, वार्फ, जेटी, इनलैंड वेसल, माइन, क्वेरी, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, वर्कशॉप, ये सब आती हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज explain deduction from wages. Next is explain fixation and time wage of period. That's all for this session. Thank you.